सो गाइस, इरेडा के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किसी भी कंपनी में आपका एवरेजिंग कैसे होना चाहिए, क्योंकि बाय द डिप एक स्ट्रैटेजी नहीं है, स्पेशली छोटे इन्वेस्टर के लिए, यानी कि मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए। बाय द डिप मैं नहीं कर सकता, मेरी एवरेजिंग आनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ में, यानी कि मार्केट की पोजीशन और कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है वो हमने पिछले इरेडा की वीडियो में डिस्कस करी थी। आज के इस वीडियो में कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक टाइम पर इस कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया। ये मेरा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का इरेडा का बाइंग और सेल का ये डाटा है 66.50 पर और 235.90 प्रॉपर एग्जिट। इस तरीके से काम कैसे किया, क्यों किया, क्या तुक्का लग गया या पर गलती से हो गया, समझते हैं इस चीज को। अब हमें फिर से यही काम करना है इरेडा के अंदर। कोई भी कंपनी में ना, जब हम इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इतना बढ़िया हमको रिजल्ट मिलता है किसी कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी हमारे लिए भगवान जैसा हो जाती है। हम कहते हैं यार, इस कंपनी ने मुझे बहुत बढ़िया इंटरेस्ट दिया है, अब फिर से मैं इस कंपनी पर एंट्री करूंगा। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि भगवान कंपनी को समझ लिया, फिर क्या होता है, वो कंपनी हमको धोखा दे रही है, कंपनी में गिरावट आ रही है। 235 पर एग्जिट करके अगर मैं वहीं वापस से कंपनी में एंट्री करता तो मुझे एक बड़ा धोखा मिलता, और फिर मैं कहता भैया कंपनी ये तो ट्रैप है, तेजी दिखाई फिर गिरा दिया बुरी तरह से, ये तो ट्रैप है भैया। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पुराने प्रॉफिट्स और अपने पुराने लॉसेस से सीखते हैं कि मैंने अगर यहां नुकसान लिया तो क्यों लिया, मैंने अगर यहां प्रॉफिट लिया तो क्यों लिया। आज के इस वीडियो में इसी छोटी सी थिन लाइन को खत्म करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीख करके जाओगे। अभी रिसेंटली इस पूरे सेक्टर में गिरावट है। रीजन सीईआरसी के नए नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क एनर्जी स्टोरेज के लिए। इस अपडेट को पूरा पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये न्यूज पिछले वीकेंड से, जो अभी वीकेंड आपका गया है, उसके पिछले वीकेंड पर आई थी, और तभी से ही आपकी ये कंपनीज आइनॉक्स विंड लगातार गिर रही है। अवेलेबल है चैनल पर, वीडियो जरूर देख लेना। वारी एनर्जीज लगातार गिर रही है, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जरूर देख लेना। प्रीमियर एनर्जीज लगातार गिर रहा है। इरेडा ये कंपनी भी लगातार गिर रही है, लेकिन हमने गलत जगह पर एंट्री सब में कर ली है। क्या एक न्यूज इतनी बड़ी गिरावट लेकर के आ सकती है? कोई भी न्यूज शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में आपको पॉजिटिव देती है या नेगेटिव देती है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूं, क्योंकि इसके पहले पूरा 10 मिनट में इरेडा पर बोल चुका और कैमरा बंद पड़ा था। लिटरली कैमरा बंद पड़ा था, सीरियसली इतना दिमाग खराब होता है ना। पूरा बोल लिया, सब रिपीट कर रहा हूं इस समय में। आपको लग रहा होगा कि भैया फ्रेश वीडियो है, सब रिपीट कर रहा हूं, पूरा खत्म कर चुका हूं मैं ये वीडियो, लेकिन ऑफ कैमरा में, कैमरा बंद पड़ा था। ठीक है, तो अब हमारी नजर होनी चाहिए दिसंबर क्वार्टर पर। दिसंबर क्वार्टर पर कैसे और क्यों भैया? सारे क्वार्टर तो कंपनी के बढ़िया हैं, मार्च भी अच्छा दिया, जून भी बढ़िया दिया, सितंबर भी बढ़िया दिया। इतने बढ़िया रेवेन्यू देने के बाद भी कंपनी गिर रही है, इसका मतलब यह है कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी में ऑपरेटर गेम चल रहा है। ऑपरेटर क्या होता है, इसका वीडियो चैनल पर, मेरे दूसरे चैनल पर बहुत बढ़िया सा अवेलेबल है, जरूर देख लेना। बहुत एक्सप्लेन कर रखा है कि ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से हम अपने आप में, हम खुद ही ऑपरेटर है, क्या होता है ऑपरेटर, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कर लेना। हमें जरूरत है दिसंबर क्वार्टर की भैया, वो क्यों? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का ग्रोथ जो है वो गिर रहा है। ऑल दो कंपनी का चार्ट जो है वो पिछले साल मिड से लगातार गिर रहा है, यानी कंपनी का ग्रोथ एक बड़ा इफेक्ट कंपनी पर डाल रहा है। इसके पहले कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए, क्योंकि कंपनी का एक एवरेज ग्रोथ 35% पर था। 44, 34, 32, 38% तक के ग्रोथ कंपनी ने पहले बहुत बढ़िया तरीके से दिए हैं। मार्केट में भी 2024 मिड से गिरावट चली, तो आपके पास दो चीजें आती है भैया। 2024 मार्केट मिड में बहुत हाई था, आपका इरेडा अच्छी ग्रोथ दे रहा था, तो भैया हम समझ सकते हैं कि शेयर में तेजी बनी। ठीक है, अब मार्केट 2024 मिड में गिरता है, इरेडा का परफॉर्मेंस भी गिरने लग गया। 36 से कंपनी आज की डेट में 26% के रेवेन्यू पर है, जबकि कंपनी का 2024 में एवरेज परसेंटेज जो है 35% होता था, इस समय 26% पर है। यानी दिसंबर क्वार्टर पे यहां पर
हमें कंपनी का ग्रोथ चाहिए वापस 30% पे। वो कैसे आएगा? तो आप यहां पर देखोगे तो 26% ग्रोथ देने के लिए, 26% ग्रोथ देने के लिए कंपनी ने लगभग 400 करोड़ का रिवेन्यू इंक्रीज दिया, तब जाकर के कंपनी 26% पर आ पाई। यानी कि दिसंबर क्वार्टर जो कि कंपैरिजन विद सितंबर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। क्या कंपनी को यहां 400 करोड़ से ये 26% ब्रेकआउट कर पाएगी ये कंपनी? इसका मतलब ये है कि हमको 600 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जंप चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ताकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपका ये ग्रोथ परसेंटेज 30% पर आ सके। यानी कंपनी का रिवेन्यू लगभग लगभग 22 से 2300 करोड़ का होना चाहिए, ताकि कंपनी का 30% ग्रोथ आ सके। दिसंबर क्वार्टर एक डिसाइसिव क्वार्टर रहेगा, क्योंकि उस क्वार्टर में रिवेन्यू क्या बनेगा वो डिसाइड करेगा कि आने वाला मार्च और आने वाला जून कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। क्योंकि जून और मार्च अगर आप कंपनी दिसंबर से कंपेयर करोगे तो आपको नजर आता है कि कंपनी लगभग लगभग 200 से 250 करोड़ का जंप देती है मार्च और जून क्वार्टर में। ठीक है, 200 से 250 करोड़ का जंप कंपनी दे रही है, यहां पर अपने आप में बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है। तो ये बड़ा बेंचमार्क कंपनी यहां पर लगा रही है आपका जून और मार्च में। तो दिसंबर में अपने आप में एक बेंचमार्क आता है, उसके बाद इसका मतलब ये रहेगा कि कंपनी जून और मार्च में अगर कंपनी 2200 करोड़ का रिवेन्यू दे देती है सितंबर के अंदर, इसका मतलब ये है हम पॉसिबिलिटी निकाल करके चल सकते हैं कि कंपनी 26 और फिर 2700 करोड़ तक के रिवेन्यू जनरेट करे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छे होंगे। अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इवैल्यूएट कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि भैया अभी तक जो मैंने नुकसान खाया इरेडा के अंदर, क्या मैं इसको ओवरकम कर पाऊंगा कभी? तो मुझे इसके लिए कंपनी के आने वाले 3 क्वार्टर का ग्रोथ निकालना पड़ेगा। कोई कंपनी आपको आकर के नहीं बताएगी कि भैया मैं ऐसा परफॉर्मेंस देने वाली हूं, लेकिन हम एजम्पशन, पॉसिबिलिटीज, एक एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या नंबर कंपनी दे सकती है, ताकि मैं अच्छे डिसीजन ले सकूं। समझ रहे हो इस चीज को? तो यही एनालिसिस, यही पॉसिबिलिटी हमें आने वाले 3 क्वार्टर में इवैल्यूएट करनी होती है। यही सब फैसले 66 से 235 तक हमने डिस्कस किए, मैंने डिस्कस किए, अपने आप से समझा। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया मैं क्या करूं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का भी चार्ट है, 169 के आसपास मेरी एंट्री थी 2024 के अंदर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। आप लोगों को याद होगा बहुत एक्टिव लगातार मैं उसके साथ उसका वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस करता था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, क्योंकि वहां ग्रोथ कंपनी का बढ़ रहा था और वो 169 का एंट्री लगभग लगभग 350 350 तक लेकर के गया और वहीं एग्जिट भी आया, क्योंकि वहां कंपनी का ग्रोथ डिप करा। तो अगर हमें इस तरह के डिसीजन लेने हैं, ये लाइफ लॉन्ग मदद करेगा, जो ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक बार सीख गए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई कि मैं क्या करूं, भाई ये बता दे, भाई वो बता दे। इस चीज को सीख जाओ, बहुत मदद होगी आप लोग की। 9.7 का एमएफआई, 23.6 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स बुलिश है, यानी कि प्रेजेंट लेवल पर 128 जहां पर आपकी बेस लाइन है, यहां पर स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि एक सस्टेनेबिलिटी करने की कोशिश करे। देन फर्दर ऑन डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह की पोजीशन दिखाता है। सीईआरसी की नेगेटिव अपडेट है, शॉर्ट टर्म के अंदर ये मोमेंटम आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है डाउन ट्रेंड के अंदर, जहां पर 105 आपका इंपॉर्टेंट बेस है। यानी कि दिसंबर क्वार्टर, मार्च और जून क्वार्टर, आने वाले 3 क्वार्टर आपके चार्ट पैटर्न पूरा डिसाइड कर जाएंगे, क्योंकि ये गिरावट आपकी चल रही है अक्टूबर के महीने से। वो कैसे, ध्यान से सुनना है छोटे से क्लिप को। ये मेरा ही वीडियो है, यूट्यूब पर अपलोडेड है, अक्टूबर के महीने का है। बहुत कुछ आपको यहां पर भी मिल जाएगा, ध्यान से सुनना। आपका रिजेक्शन 156 पर ही मिलता है, तो उस कंडीशन पर आपका फिर से जो एक साल से लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है, जो आपका डाउनवर्ड में जिस पैटर्न चल रहा था डायगोनल में, वही फिर आपका कंटिन्यू यहां पर रहेगा। ठीक है, तो अक्टूबर के वीडियो में डायगोनल पैटर्न पर स्टॉप था, 160 के रिस्ट्रिक्शन पर सेल ऑफ आने के बाद में 156 का ये डायगोनल जो आप देख रहे हो, ये रिजेक्ट करा था इरेडा ने, और ये गिरावट आपकी तभी से ही लगातार चालू है। यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी में आपके डायगोनल पैटर्न बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब आप यहां पर दो चीजें समझे लॉन्ग टर्म के लिए।
लास्ट वीडियो में हमने एवरेजिंग की इवैल्यूएशन डिस्कस करी थी कि किस तरह से एवरेज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म की दो पोजीशन समझ रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ और डायगोनल पैटर्न, कि किस तरह से एक डायगोनल पैटर्न गिरा सकता है आप लोगों को। रिसेंटली सुज़लोन ने ये डायगोनल पैटर्न ब्रीच किया, सुज़लोन में एक गिरावट आ गई। रिसेंटली रिलायंस पावर, जिसकी कंडीशन इस समय थोड़ी बहुत अलग है इन कंपनी से, जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं इरेडा वगैरह से, बहुत अलग है। वहां कंडीशन ही खराब चली गई है, पूरा मैनेजमेंट ही दिक्कत के अंदर है। लेकिन पिछले 1.25 से 1.5 साल से रिलायंस पावर भी एक डायगोनल पैटर्न पर बार बार बेस ले रहा था। रिसेंटली डायगोनल पर रिजेक्शन लेते ही आपका रिलायंस पावर 40 के बेस लाइन से 36 पर गिर गया। यानी कि डायगोनल पैटर्न 1.5 साल से आपका चल रहा था। ये लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को इंडिकेट करता है। वंस एक बार आपका डायगोनल पैटर्न ब्रीच हो जाए, यानी आपकी गिरावट फिर वहां से फर्दर कंटिन्यू होती है, जहां पर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म पैटर्न के लिए आपको कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज देखना पड़ता है। आई गेस इतना काफी रहेगा आज के इस वीडियो के लिए। जाने से पहले एक बार यहां पर देख लेना, ये था आपका वो डायगोनल जहां पर आपकी ये गिरावट लगातार चली है। अक्टूबर के आखिर के अंदर ये डायगोनल आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद से लगातार गिरावट। 128 का मिड बेस आपका यहाँ क्रूशियल बेस है, बल्कि क्रूशियल बेस 128 का है। अगर यहां पर सस्टेनेबिलिटी करता है, दिसंबर क्वार्टर आपके बहुत पास रहेगा, जहां पर उसके रिजल्ट्स उस टाइम फ्रेम पर 128 पर आते हैं, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ अगर आपको मिलता है तो 128 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस रहेगा। लेकिन ग्रोथ परसेंटेज दिसंबर में भी गिरा, इसका मतलब यह है कि 105 आपका क्रूशियल बेस है। आप मार्केट में इस तरह से काम करते हो, ठीक है। मार्केट में आपका कोई भी डिसीजन हो, कोई भी फैसला हो, एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट का, कोई भी फैसला इवैल्यूएटेड होना चाहिए, बिना रिसर्च के नहीं होना चाहिए। NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।